नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, PYQ गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम SSC GSX 2025 पार्ट 3 पर बात कर रहे हैं। इसमें हम 6 अगस्त की जो स्टेनो ग्रेड सी और ग्रेड डी 6 अगस्त की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इन क्वेश्चंस का सोर्स क्या है, कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और चांसेज आर वेरी हाई कि उन्हीं सोर्स से फिर से क्वेश्चंस एक्सटेंडेड पूछे जा सकते हैं। मैं उनको भी इस वीडियो में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की उसमें कवर कर रहा हूँ कि क्या आपसे और पूछा जा सकता है उस पैराग्राफ से, अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपने अभी हमारा एक कबड्डी को लेके एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने प्रेडिक्ट किया था कि महाराष्ट्र ने 1921 में सबसे पहले कबड्डी को लेके फ्रेमवर्क बनाया था, रूल्स बनाए थे। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट एसएससी ने स्टेनो ग्रेड सी ग्रेड डी के एग्जाम में पूछा है। ये मैंने एक्सपेक्ट किया था अपनी वीडियो में। तो इसी तरीके से मुझे पता है कि जिस पैराग्राफ से क्वेश्चंस पूछ रहा है उसके इर्द गिर्द, उसके आगे पीछे वो क्वेश्चंस पूछने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो मैं उन्हीं को आपको बताऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं। 6 अगस्त 1 से 1:15 PM वाली शिफ्ट है। पहला क्वेश्चन, इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द एशियन विंटर गेम्स 2025 विल बी यूनिक एज इट विल बी द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड फुल फाइनेंशियल सपोर्ट। गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव is to enhance India's presence and performance to winter sports by ensuring fair and meritocratic athlete, athlete selection. मेरिटोक्रेटिक एथलीट सिलेक्शन। तो देखिए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्योंकि ये एशियन विंटर गेम्स 2025 की बात हो रही है। और करंट अफेयर कहाँ से आ रहे हैं? आपके प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के आर्टिकल से। PIB 31 जनवरी 2025 का PIB का आर्टिकल है, गवर्नमेंट अप्रूव्स पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन कंटीजेंट एट द 9th एशियन विंटर गेम्स 2025। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी इसमें कवर हो जाएंगे, और क्या पूछा गया है वो तो मैं बताऊंगा ही। सबसे पहला 9th एशियन गेम्स हैं, कहाँ होने वाले हैं वो भी बताया जाएगा। 7 फरवरी से 14 फरवरी हरिवंश चाइना में हो चुके हैं, क्योंकि ये अभी हम अगस्त में बात कर रहे हैं और ये जनवरी का आर्टिकल है। ठीक है, इसमें 59 एथलीट्स और 29 टीम ऑफिशियल हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें साफ साफ लिखा है, इन ए लैंडमार्क मूव टू फोस्टर विंटर स्पोर्ट्स इन इंडिया। सबसे पहली बात यही लाइन है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन कंटिजेंट एट द 9th एशियन विंटर गेम्स 2025 शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम 7 फरवरी टू 14 फरवरी इन हर्बिन चाइना। द गवर्नमेंट गिव क्लियरेंस हैज गिवन क्लियरेंस फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ 88 members इंडियन कंटिजेंट which include 59 athletes and 29 team officials। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा। फॉर द फर्स्ट टाइम फुल फाइनेंशियल सपोर्ट इज बीइंग एक्सटेंडेड अंडर द असिस्टेंस टू द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन स्कीम। ठीक है, किस स्कीम के तहत? नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन स्कीम के तहत फुल फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है गवर्नमेंट ने टू एथलीट्स कंपीटिंग इन द, ये गेम्स दिए हैं। एक लाइन फिर से यहाँ पे है, द सिग्निफिकेंट डिसीजन हाईलाइट्स द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट to promote winter sports and providing Indian athletes with the opportunity to compete at the highest level in Asia। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। The first occasion, this is the first occasion where the government of India has formally extended financial support for the country's participation in the Asian Winter Games। अब देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, India's participation in the Asian Winter Games will be unique as it will be the first time the government has provided full financial support। ठीक है, फुल फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है किसको? एशियन विंटर गेम्स में पार्टिसिपेशन के लिए इंडिया के जो एथलीट्स हैं उनको, फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये यूनिक है। दूसरा देखिए क्या उनकी ऑब्जेक्टिव रहा, टू इनहेंस इंडियाज प्रेजेंस एंड परफॉर्मेंस इन द विंटर स्पोर्ट्स बाय इंश्योरिंग द फेयर एंड मेरिटोक्रेटिक एथलेटिक सिलेक्शन। ये लाइन भी लिखी गई है, द डिसीजन अंडर स्कोर्स द गवर्नमेंट्स फोकस ऑन ट्रांसपेरेंसी फेयर एंड इलेक्शन एंड मेरिट बेस्ड सिलेक्शन इन द स्पोर्ट गवर्नेंस। ठीक है, क्या क्वेश्चन और पूछा जा सकता है? मैंने स्कीम का नाम बताया, नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन स्कीम बताया। 9th नंबर के गेम हैं, कहाँ पे हुए? 7 फरवरी से 14 फरवरी हरिवंश चाइना में। 59 एथलीट, 29 ऑफिशियल है, 88 मेंबर की इंडियन कंटिजेंट टीम है। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे,
व्हाट आर द स्ट्रीम्स ऑफ चार्ज पार्टिकल इजेक्टेड बाय द सन इनटू द स्पेस। देखिए चार्ज पार्टिकल क्या कहलाते हैं, आयन, ये तो पता है आपको, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कैटायन और एनायन, इस तरीके से है। व्हाट आर द स्ट्रीम्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो स्ट्रीम्स ऑफ आयनाइज पार्टिकल्स इजेक्टेड बाय द सन इनटू द स्पेस इज कॉल्ड सोलर विंड्स। अब देखेंगे एनसीईआरटी जो आपकी क्लास 11th की है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, इससे क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। जैसे ये ग्लॉसरी है, ग्लॉसरी में बहुत सारी टर्म्स दी गई हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस चैप्टर में, इस वीडियो में, वो सॉरी इस जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 11th की, इसकी जो ग्लॉसरी है इसमें कई सारी टर्म्स हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हैं। मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए हैं क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाती। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उसको ज़रूर पढ़ के जाएँ, ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे। बहुत सारी वोकैब टाइप है, ग्लोसरी मतलब वोकैब टाइप है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड टर्म्स हैं। तो सोलर विंड्स क्या है, मास ऑफ आयनाइज्ड गैस emitted into the space by the sun is called solar winds. It plays a role in the formation of auroras. ठीक है, auroras के फॉर्मेशन में सोलर विंड्स का एक बहुत अहम महत्व है। कैसे, वो भी बताया जाएगा, क्योंकि ऑरोरा होते क्या हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझ में आ गया, स्ट्रीम ऑफ आयनाइज्ड पार्टिकल इजेक्टेड बाय द सन इनटू द स्पेस इज कॉल्ड सोलर विंड्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप जब ग्लोसरी पढ़ेंगे तो सन स्पॉट, सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल लूप सब मिल जाएगा आपको वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ऑरोरा क्या है, क्योंकि ऑरोरा यहाँ पे आया है। ऑरोरा मल्टी कलर्ड लाइट होती है जो कि अपर एटमॉस्फेयर में अपीयर होती है। अपर एटमॉस्फेयर कौन सा है, आइनोस्फीयर में, ओवर द पोलर रीजन्स, विजिबल फ्रॉम द लोकेशन इन द मिडिल एंड हाई लैटिट्यूड्स। पोलर रीजन्स में मल्टी कलर लाइट अपर एटमॉस्फेयर में, आइनोस्फीयर में क्या है, अपीयर होती है, उसी को बोलते हैं अरोरा। ये होती कैसे है, बनती कैसे है, दिस इज कॉज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ सोलर विंड्स विद द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस इन द एटमॉस्फेयर। जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में हैं, उसके इंटरेक्शन से जो सोलर विंड्स के द्वारा जो लाइट एमिट होती है, उसी को बोलते हैं मल्टी कलर लाइट। ठीक है, अरोरा नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में बोला जाता है ऑरोरा बोरेलिस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है। और सदर्न हेमीस्फीयर में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इन विच स्टेट द फोक म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ जिकिर पॉपुलर, जिकिर लोक संगीत परंपरा किस राज्य से लोकप्रिय है। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन एमटीएस के एग्जाम, सॉरी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा है 2018 में। तो आप देख सकते हैं जिकिर नामक भक्ति लोकगीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है, आसाम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी और पीआईबी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं हमारे चैनल पर जो भी वीडियोज हैं उनको आप ज़रूर देखिए, कंप्लीट देखिए। ठीक है, उसके अलावा एनसीईआरटी की जो लाइंस मैं बता रहा हूँ उसके आसपास अभी कवर करते चलिए। बाकी हम एनसीईआरटी को लेके जल्दी ही कुछ कुछ क्लासेस चालू करेंगे गूगल मीट के थ्रू। और साथ ही साथ आपके पास पीआईबी, पीआईबी की मैंने आपको केवल सिंपल और सिंपल एक ही चीज़ बताई है, पीआईबी की आप केवल रीडिंग करिए, केवल रीडिंग करिए डेली बेसिस पे। अगर आप 2 रीडिंग कर लेंगे तो आपको वो चीज़ जहन में बैठ जाएगी, आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नोट डाउन करने की, नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है द विच कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक क्या है, सबसे पहले बिम्स्टेक के बारे में देख लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस पहले भी पूछा जा चुका है। बिम्स्टेक क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये आप फुल फॉर्म याद रखिए, हो सकता है एडुकेटिव फिर से इस तरीके से पूछ ले कि यहाँ पे एम का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये मल्टी सेक्टोरल है। ठीक है, इसमें क्या है, साउथ ईस्ट एशिया के और साउथ एशिया के कुछ मेंबर्स हैं जो कि एडजेसेंट एरिया ऑफ बे ऑफ बंगाल से लिंक हैं। तो 7 मेंबर्स हैं, पहली बात। ठीक है, देखिए ये 7 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, बट ये 7 लेटर इसको सिग्निफाई नहीं करते कि जो 7 कंट्री है उनके फर्स्ट लेटर, ऐसा नहीं है, बस याद रखने के लिए बताया है। तो इसमें साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के हैं, जिसमें 5 मेंबर साउथ एशिया के हैं, बंगाल वो सॉरी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका।
और 2 जो हैं वो साउथ एशिया के हैं, जिनमें म्यांमार और थाईलैंड है। ये 6 जून 1997 को बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू एग्जिस्टेंस में आई थी। ठीक है, सबसे पहले इसमें 4 ही मेंबर थे, जैसे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसको बिश-टीसी बोलते थे। बाद में क्या हुआ कि म्यांमार ऐड हो गया तो बिम्स्ट ईसी हो गया। बाद में नेपाल और भूटान ऐड हुए तो इसका नाम कर दिया गया बिम्स्टेक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 2025 में एक मीटिंग शेड्यूल होने वाली है थाईलैंड में, ये भी ध्यान रखना है, जो कि 6वीं मीटिंग होगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको याद हो ना हो, बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पूछा गया है क्या, कब, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2021 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन डू ऑल 3 कंट्रीज बिलोंग टू द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन एज ऑफ 2021। तो हमने आंसर किया इसका नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अगर कोई ये करके जा रहा है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, तो इसका मतलब उसे यहाँ पे क्लियर होता है कि ना तो यहाँ पाकिस्तान है, ना ही मालदीव्स है, ना ही चाइना है। ठीक है, अब देखिएगा, और न ही अफगानिस्तान इसका हिस्सा है, और न ही श्रीलंका इसका हिस्सा है, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड है। बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न हिस्से में है, तो ईस्टर्न हिस्से में जो जो कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड आपसे ये है। ठीक है, अब देखिएगा, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे श्रीलंका है। श्रीलंका एक्सेप्शनल है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि बे ऑफ बंगाल इस साइड है और श्रीलंका बिल्कुल इंडिया के मैप में नीचे है, तो श्रीलंका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको याद रखने की दृष्टि से। तो आपके हिसाब से देखिए, पाकिस्तान यहाँ पे है, अफगानिस्तान यहाँ पे है, और चाइना इस साइड है बिल्कुल, जिसका बे ऑफ बंगाल से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, और मालदीव्स है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, चाइना नहीं है, और अब देखिएगा मालदीव्स भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। रेलवे ने एनटीपीसी में पूछा है क्वेश्चन 2020 में, तो देखिए इंडिया, नेपाल, भूटान, तो यहाँ से हमें पता चल गया मालदीव्स नहीं है। ठीक है, अब हमने ये अगर इन दो क्वेश्चंस को हम करके जा रहे हैं तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि पाकिस्तान आपके हिस्से में नहीं आता है, पाकिस्तान नहीं आता है, साथ ही साथ मालदीव्स भी नहीं आता है। अभी आपने क्वेश्चन एग्जैक्ट देखा है, रेलवे ने पूछा है, पाकिस्तान नहीं आता है, मालदीव्स नहीं आता है, मालदीव्स नहीं आता है, तो फिर बचा कौन सा ऑप्शन, यही क्या है, बांग्लादेश, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। सारे कंट्रीज आपको याद हो जाएंगे, बस केवल और केवल एक ही है श्रीलंका, जिसको लेके मैंने आपको बता दिया कि बे ऑफ बंगाल इस साइड है। बे ऑफ बंगाल के आसपास के कंट्रीज ही हैं जो भी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन बिम्स्टेक के हिस्से हैं। याद रखिए, बिम्स्टेक को लेके क्वेश्चंस फिर से रिपीट हो सकता है, जैसे क्या 6 जून 1997 पूछा जा सकता है। ठीक है, थाईलैंड में मीटिंग होने वाली है 2025 में, ये पूछा जा सकता है। बिम्स्टेक में कहाँ कहाँ के मेंबर हैं, साउथ एशिया के हैं, साउथ ईस्ट एशिया के हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बैंकॉक डिक्लेरेशन भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट नोन सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट। अगर इंडियन सब कंटिनेंट का ओल्डेस्ट नोन सिविलाइजेशन पूछा है तो हमारा इसका आंसर इंडस वैली सिविलाइजेशन है। वैसे तो इसमें और ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि मैं बता देता हूँ, जब आप क्लास 6 की एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड देखेंगे तो उसमें 6वां चैप्टर है द बिगनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। उसमें एक क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है, व्हाट वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट। तो करेक्ट आंसर क्या है वो देखिए, द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया नोन वेरियसली एज हड़प्पा, इंडस और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलो, इंडस सिविलाइजेशन बोलो, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन बोलो, ये सारे के सारे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हैं। कहाँ, इंडियन सब कंटिनेंट के। अगर सबसे ओल्डेस्ट पूछा जाएगा तो वैसे तो क्या है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, उसके बाद इजिप्टियन है, और थर्ड नंबर पे अपना क्या है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है। ठीक है, आप टाइमलाइन याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है वो है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। कब है ये, ओल्डेस्ट नोन सिविलाइजेशन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, भारतीय महाद्वीप की। ठीक है, अगला 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी चीज़ें मुख्य प्रभाव में आई थी, तो इसको लेके एनसीईआरटी में साफ साफ लाइनें दी गई हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क
क्लास 11th चैप्टर 9 कॉन्स्टिट्यूशन एज द लिविंग डॉक्यूमेंट। उसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे इससे, पूरी देखिएगा कंप्लीट वीडियो। कि 1970 और 1980 के बीच में कई सारे ऐसे अमेंडमेंट हुए जिन्होंने लीगल और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्या है जनरेट की थी। जैसे उसमें 38 है, 39 है और 42 है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो 38, 39, 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए गए, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर चेंजेस करने की कोशिश की। और ये किस लिए लाए गए थे कि इंटरनल इमरजेंसी के बैकग्राउंड में, मतलब दीज थ्री अमेंडमेंट्स वर मेड इन द बैकग्राउंड ऑफ इंटरनल, मतलब इस तरीके से लाए गए कि 1975 में अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई 1975 में, तो उससे पहले ये तैयारियां की गई कि इस तरीके के अमेंडमेंट्स लाए जाएं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे क्रुशियल पार्ट थे उनमें बेसिक चेंजेस करने की कोशिश की। जैसे 42nd अमेंडमेंट ने क्या किया, जो केशवानंदा भारती केस सुप्रीम कोर्ट में जो केस था उसका जो डिसीजन था उसको ओवर रूल करने की कोशिश की थी, पहला। दूसरा, इन्होंने लोकसभा के ड्यूरेशन को 5 साल से 6 साल कर दिया गया था, ये लाइन एग्जैक्ट दी गई है। इट इंक्रीज द टेन्योर ऑफ लोकसभा। बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको रिस्टोर कर लिया गया था। साथ ही साथ इसमें लिखा गया है, You have read about the fundamental duties. They were included in the Constitution by this Amendment Act. मतलब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड की गई थी। तो ये हमसे समझ में आ गया कि एनसीईआरटी से कैसे लाइन टू लाइन चीज़ें उठाई जा रही हैं। अब आगे के पैरा से आप चीज़ें और देख सकते हैं। 42nd अमेंडमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस पुट की थी ऑन द रिव्यू पावर्स ऑफ जुडिशरी। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो है जुडिशरी की रिव्यू करने की जो पावर थी उस पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की थी। साथ ही साथ कहा गया, अमेंडमेंट वाट प्रैक्टिकली रीराइटिंग मैनी पार्ट्स ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। इस अमेंडमेंट ने बहुत सारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के मैनी पार्ट्स को रीराइट किया था। इवन प्रियम्बल पर भी असर डाला था, जिसमें लिखा गया है, अमेंडमेंट मेड चेंजेस टू द प्रियम्बल टू द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 53 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी वजह से इसे क्या बोला गया है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इसी शिफ्ट में स्टेनो के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और बाकी इसमें बस ये इम्पॉर्टेंट है कि to reconsider these controversial amendment 43 and 44th amendment cancelled most of the changes that were affected by the 38, 39 and 42nd। ठीक है, बैलेंस किया गया इसके द्वारा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, 38, 39 और 42 को बैलेंस करने वाले कौन से थे, 43 एंड 44। ठीक है, क्लियर है, याद हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद सत्ता गिर गई थी कांग्रेस की और फिर जो रूलिंग पार्टी आई उसने 43 और 44th अमेंडमेंट लेकर आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट शेप डज द पॉपुलेशन पिरामिड टेक अ फॉर अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो ट्रायंगुलर शेप जो है, अब आप देखेंगे एनसीईआरटी जो है सोशल साइंस रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्लास 8 की ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर 5 है, उसमें एक ये पॉपुलेशन पिरामिड दिया गया है, जिसमें बच्चा पूछ रहा है लड़का, व्हाट इज द ट्रायंगुलर लुकिंग पिरामिड, ये ट्रायंगुलर क्यों है, तो इसने बोला ये पॉपुलेशन पिरामिड है। What is that? It shows the percentage number of male and female in the country along with their age group। परसेंटेज शो कर रहा है किसका, मेल और फीमेल का, उनके एज ग्रुप के साथ। कैन आई प्ले डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेट द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, श्योर, लेट्स स्टडी 3 कंट्री, जिसमें 3 कंट्री के बारे में बताया गया था, जापान, केन्या और इंडिया। तो मैंने इंडिया का आपको दिखाया है, ये एक ट्रायंगुलर शेप में है। ये दिखाता है कि आपका जो 0 से 4 साल के बच्चे हैं वो इतने परसेंट है, 5 से 9 साल के इतने हैं, इसी तरीके से फीमेल्स में इतने हैं फीमेल। तो ये ट्रायंगुलर किस लिए है, तो उसके लिए हम इसको पढ़ लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक ग्रोइंग पॉपुलेशन को दिखा रहा है, क्योंकि डेथ रेट कम है और जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा है। ठीक है, the countries where death rate, especially amongst the very young, are decreasing, and the pyramid is broad in the younger age groups because more infants survive to the adulthood। इसका मतलब समझ रहे हो कि जो पिरामिड है वो नीचे से वाइड क्यों है,
इसका मतलब जो इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है, वो बहुत कम हो गया है। और साथ ही साथ जो यंग पीपल हैं उनकी जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन कर रही है। तो मतलब जो यंगर एज ग्रुप में ब्रॉडर होता जा रहा है, देखिए यहाँ पे ये ब्रॉडर है, ठीक है, तो यही दिखा रहा है। दिस कैन बी सीन द पिरामिड ऑफ इंडिया 5.8। दोबारा बताता हूँ, नहीं समझ में आया तो, द इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स स्पेशली अमोंगस्ट द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग, यंग पीपल की जो डेथ रेट है वो डिक्रीज कर रही है। तो पिरामिड जिसकी वजह से यंगर एज ग्रुप में ब्रॉड हो रहा है, देखिए ये ब्रॉड होता जा रहा है। साथ ही साथ बिकॉज मोर इन्फेंट सर्वाइविंग टू द एडल्टहुड, जो इन्फेंट्स हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं कहाँ, आपके एडल्टहुड तक, मतलब वो उस एज तक पहुंच रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं। दिस कैन बी सीन इन द pyramid ऑफ इंडिया। सच पॉपुलेशन कंटेन्स अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल विच मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स। समझ में आता है, इससे हमें क्लियर हो रहा है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। इन द कंट्रीज लाइक जापान, लो बर्थ रेट मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस। जापान में क्या है कि बर्थ रेट ही कम है, तो इसकी वजह से ये जो 0 से 4 साल के बच्चों का इंडिया में इतना है तो वहाँ पे इतना हो गया है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वो डेथ रेट डिक्रीज अलाउ द पीपल टू रीच द एल्ड एज, ठीक है। अब वो ऊपर से चौड़ा होता जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, डेथ रेट डिक्रीज कर रही है, तो जो लोग मतलब ओल्ड एज पे बैठे हैं वो जिंदा हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि जो ट्रायंगुलर शेप पिरामिड है वो आपका जो है डेथ रेट कम दिखा रहा है, और साथ ही साथ जो यंग पीपल हैं वो एडल्टहुड तक सरवाइव कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है वो एक ग्रोइंग पॉपुलेशन को शो करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ महारत्ना कंपनी। देखिए इससे पहले एसएससी जब एग्जाम पूछता था, टीसीएस जब कराती थी, तो नॉट है, इनकरेक्ट है, ये सब चीज़ें हाईलाइट रहती थी। यहाँ पे नहीं है तो आपको ध्यान से पढ़ना है। नॉट यहाँ पे गोला कर लीजिए, आपको ध्यान रहेगा। नोट, नोट अ महारत्ना कंपनी एज ऑफ 2024। तो करेक्ट आंसर तो आपको पता चल गया, हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड। कैसे, अब आप देखेंगे कि 14 अक्टूबर 2024 को पीआईबी में एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसमें एक कंपनी है हिंदुस्तान आर्नोटिकल लिमिटेड, जिसे महारत्ना का स्टेटस दिया गया था जुलाई 2024 में, जिसके साथ ये 14th सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इन इंडिया बन गई फॉर दिस रिकॉग्निशन, ठीक है। यहाँ से इस, अगर आपने इसको पूरी लाइन बाई लाइन नहीं पढ़ना है, केवल और केवल जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसको देखिएगा। हिंदुस्तान आर्नोटिकल्स लिमिटेड विच हैज अटेंड द प्रेस्टिजियस महारत्ना स्टेटस, ठीक है, 2024 में मिला। ये 14th कंपनी बन गई थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में। अब इसी में एक इमेज थी जो मैंने आपके लिए लाया हूँ, जिसमें बोला गया है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान आर्कनॉटिक्स लिमिटेड। तो यहाँ से हमें क्लियर होता है ये एचएएल जो है वो 14वीं कंपनी बनी है। क्लियर है। तो अब आप देख लीजिए, इसमें हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका हिस्सा नहीं है। तो समझ में आ गया कि किस तरीके से, दो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पीआईबी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। व्हाट आर द रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग द एंट्री ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। तो ये नहीं भी आता है तो भी आप कर सकते हैं। अलाउ फॉरेन बैंक्स टू ऑपरेट फ्रीली, रिस्ट्रिक्ट फॉरेन बैंक्स टू अर्बन एरियाज, बैन फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। देखिए ये तो कभी नहीं होगा, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट भी नहीं करेंगे उन्हें। अलाउ फॉर फ्रीली ओपन भी नहीं, फ्रीली मूव भी नहीं करने देंगे। एनकरेज करेंगे फॉरेन बैंक्स को कि आप इंडिया में अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करिए। दिस इज द अप्रोप्रिएट आंसर। देखेंगे एनसीईआरटी में सब कुछ है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11 की एनसीईआरटी है, यूनिट 2 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। इससे पहले केवल और केवल यही पूछा गया था कि जो मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं किस ईयर में हुए थे, तो 1991 में। इससे पहले की शिफ्ट में स्टेनो में पूछा जा चुका है। तो आप देख रहे हैं ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को लेके इसमें एक पैरा है, क्या है, द रिफॉर्म पॉलिसीज लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इंडियन एज वेल एज फॉरेन। Foreign investment limits in bank
was raised to around 74%. Those banks which fulfill certain conditions have given a freedom to set up new branches without the approval of RBI and to rationalize their existing branch network. यहाँ से हमें क्लियर होता है कि जो फॉरेन बैंक्स को रिफॉर्म्स के द्वारा क्या ऑप्शंस दिए गए। रिफॉर्म पॉलिसीज की वजह से प्राइवेट सेक्टर बैंक चाहे वो इंडिया की हों चाहे फॉरेन है उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की अपॉर्चुनिटी दी गई। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द बैंक्स रेज टू अराउंड 74% रेज कर जाती है तो ऐसी बैंक्स को एक क्राइटेरिया रखा गया था कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक्स वाज रेज टू 74%, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 74% वाला। Those banks which fulfill certain conditions have given freedom to set up new branches विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई। साफ साफ बोला गया अगर आप 74% फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट को रीच कर चुके हो तो आपको आरबीआई की बिना अप्रूवल के आप अपनी ब्रांचेस सेटअप कर सकते हैं फ्रीली एंड रेशलाइज देयर एग्जिस्टिंग ब्रांचेस नेटवर्क। ठीक है। थ्रो बैंक्स Though banks have been given permission to generate resources from India and abroad, certain marginal aspects have been retained with the RBI to safeguard and interest of the account holder and nation. ठीक है। यहाँ से हमें क्लियर होता है कि किस तरीके से एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है आपके लिए फिर से कि फॉरेन बैंक्स की एंट्री क्यों की गई थी। एनकरेज फॉरेन बैंक्स टू एक्सपेंड ऑपरेशंस इन इंडिया। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कई बार रिपीट हुआ है, आप देख लीजिए। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पे 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर में। 42nd अमेंडमेंट 42वें संविधान संशोधन को बोला गया है 1976। देखिए ये रेलवे ने 2025 में ही जून में रेलवे के एग्जाम्स जरूर करके जाइए 2025 के जो हुए हैं। व्हाट आर द 42nd अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। द टर्म मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इज यूज फॉर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एट द 42nd। Part 4 of Indian Constitution was inserted in the Indian Constitution through which constitutional amendment at 42nd Constitutional Amendment at CGL 24 में पूछा गया है। Fundamental duties were added in the Part 4A of the Indian Constitution under Article 51A in the 1976 थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। CHSL 24 में पूछा गया है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड व्हाट फंडामेंटल ड्यूटीज। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। CHSL 24 का क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था। तो 1976 में। कब पूछा गया। CHSL 24 में। बट व्हेन वाज द प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल एक ही बार अमेंड की गई है अभी तक, वो भी पहली बार अमेंड की गई थी जिसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अमेंड किया गया था। 42वें संविधान संशोधन ने इंडिया को एक सेकुलर नेशन डिक्लेयर किया था। CPO 2024 में पूछा गया है। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ऑलरेडी आई हैव डिक्लेयर्ड कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी आर्टिकल 51A के तहत। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज वर द रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रिकमेंडेशंस दैट लेड टू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 आई, तो जो +1 हुई थी ये कब हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके मुझे बताइए कि जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या है और किस संविधान संशोधन के द्वारा किस साल ऐड की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड द वर्ड यूनिटी ऑफ द नेशन इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूनिटी ऑफ नेशन को रिप्लेस कर दिया था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन में। ठीक है। ये सब 2024 में एसएससी ने जो एग्जाम लिए उनमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड 3 न्यू वर्ड्स टू द प्रीएम्बल, सोशलिस्ट, सेकुलर और क्या है इंटीग्रिटी। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो करेक्ट आंसर आर्टिकल 51A। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यूज इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। नहीं भी आता है तब भी कराओगे। कैसे कि भैया शिलोंग कहाँ पे है। मेघालय कहाँ है। नॉर्थ ईस्ट हिस्से में। तो करेक्ट आंसर क्या है शिलोंग प्लेट्यू। ठीक है। अब देखेंगे एनसीईआरटी में साफ साफ इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है उसमें फिजियोग्राफी यूनिट 2 है, उसमें साफ साफ पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में बताया गया है, जिसे मैं बता देता हूँ। इस पैराग्राफ से भी क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेज हैं।
कि राइजिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द रिवर, एबव द रिवर अगर 150 मीटर की हाइट तक राइज करता है, ठीक है। प्लेन्स अप टू द एलिवेशन ऑफ 600 से 900 मीटर तक अगर इरेगुलर ट्रायंगुलर शेप में होता है तो उसे बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। ये पैरामीटर ध्यान रखने हैं, 150 मीटर एबव द रिवर, ठीक है। और प्लेन का एलिवेशन जो है 600 से 900 मीटर तक वो इरेगुलर ट्रायंगुलर शेप में रहता है तो उसे बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर। जैसे दिल्ली रिज है नॉर्थ वेस्ट में, जो अरावली का एक्सटेंशन है, ठीक है। राजमलाई हिल्स हैं ईस्ट में, गिर रेंज है वेस्ट में, और कार्डमोम हिल्स है साउथ में, कॉन्स्टिट्यूट द आउटर एक्सटेंट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। ये आपको ध्यान रखनी है कि नॉर्थ में कौन सी हैं, नॉर्थ वेस्ट में कौन सी हैं, आपका ईस्ट में कौन सी है, वेस्ट में कौन सी है, साउथ में कौन सी है, तो ये सारी की सारी आपको कवर। दिल्ली रिज नॉर्थ वेस्ट में है, राजमलाई हिल्स ईस्ट में है, वेस्ट में कौन सी है, आपका गिर रेंज है, कार्डमोम हिल्स जो है वो साउथ में है। ये सारी की सारी आउटर एक्सटेंट बनाती हैं पेनिनसुलर प्लेटू का। फिर लिखा है हाउएवर एन एक्सटेंशन ऑफ दिस इज आल्सो सीन इन द नॉर्थ ईस्ट इन द फॉर्म ऑफ शिलोंग एंड कार्वी आओनांग प्लेटू। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी शिलोंग प्लेटू पूछा है, अब आपसे अगला ऑप्शन कार्वी आओनांग प्लेटू पूछा जाएगा। ऐसा लग रहा होगा इंडिया में है ही नहीं, तो ये शिलोंग और कार्वी आओनांग प्लेटू पूछा जाने के चांसेस हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है, तो ये सिंपल एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11 चैप्टर 7 है फेडरलिज्म, उसका अगर इसको पढ़ेंगे तो इसमें मैं केवल वही पॉइंट आपको हाईलाइट करा देता हूँ, बाकी आप वीडियो स्टॉप करके इस पूरे को आप पढ़ लीजिए, आपको पूरा पूरा आइडिया लगेगा कि इससे और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है देयर आर ए फ्यू की आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद द फेडरलिज्म। क्या है कि 2 सेट्स ऑफ पॉलिसी होती हैं जिसमें लिखा गया है सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। और साथ ही साथ आपसे जो एक इसमें पूछा गया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये लाइनें एग्जैक्ट लिखी गई हैं यहाँ पे, देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी लिखी गई है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। ये डिवीजन ऑफ पावर्स को लेके जब आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ ये मिलेगा कि इन दोनों को पढ़ लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। द पीपल likewise two sets of identities and loyalty, they belong to the region as well as the nation. For example, we are Gujarati, Jharkhandis and as well as Indians. Each of the polity has distinct powers and responsibility and had separate system of government, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है, और बाकी पे इसको भी देख लीजिए, 2 सेट्स ऑफ पॉलिसीज हैं, वन एट द रीजनल लेवल एंड अदर एट द नेशनल लेवल। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि डिवीजन ऑफ पावर्स भी है, ड्यूल सिटीजनशिप इसका हिस्सा नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ड्यूल सिटीजन, क्योंकि नॉट पूछा है। क्लियर है, इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगला पूछा गया था रास बिहारी बोस जी के लिए कौन सा ट्रू नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चंस लेंदी बनाने की कोशिश की गई है एडिक्विटी के द्वारा, उसमें जहाँ नोट नहीं लगाना चाहिए वहाँ वहाँ नोट लगा दिया और क्वेश्चंस लेंदी हो गए हैं। आपको सारे फैक्ट पता होने चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा। आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और 2025 में एसएससी जो भी एग्ज़ाम कराने वाली है उनमें इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, और इसके लिए आपको अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि वहाँ पे नोट पूछा है कि नहीं पूछा है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसकी वजह से आपको आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाएंगे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो, ठीक है। एनसीईआरटी में जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसके आसपास की चीज़ें पढ़ लीजिए, अभी समय कम है आपके एग्ज़ाम को लेके, बाद में हम कुछ इसके लिए प्लान करते हैं। देखिएगा, रास बिहारी बोस जी के लिए अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाऊं तो साफ साफ लिखा है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में लॉन्च की गई थी इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा। किसने चेयर की थी, रास बिहारी बोस। सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया है। अब देखिएगा DSSS में पूछा जा चुका है, हु हैव सर्व्ड द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, कौन है, जनरल KM करियप्पा। इसके अलावा अगर रेलवे की बात करें तो 2025 मैंने बताया ना, रेलवे ने 2025 में एग्जाम लिया, उनसे कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इन जनवरी 2025 इंडियन आर्मी डे वाज सेलिब्रेटेड टू मार्क द सिग्निफिकेंट, किसको लेके सिग्निफिकेंट मार्क है, द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी। 14 जनवरी और 15 जनवरी एक आर्म वेटरन डे है, एक आर्मी डे है। तो जो कर्नल KM करियप्पा हैं उन्होंने
ये पद ग्रहण किया था फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी का। ठीक है। इवन सीजीएल 2019 में एग्जैक्टली पूछा जा चुका है भारतीय सेना के पहले जनरल कौन थे जिन्होंने सेवानिवृत्ति दिवस को प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना सेवानिवृत्त सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो कौन है? जनरल KM करियप्पा। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन दिया गया है, ही वाज द इंडियाज फर्स्ट कमांडर इज चीफ ऑफ इंडियन नेवी। तो रास बिहारी बोस तो नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे के सारे क्या हैं? ये सही हैं कि इन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन क्या जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है उससे ऑनर किया गया था। ये गदर मूवमेंट में एक इम्पोर्टेंट फिगर थे, आज़ाद हिंद फौज की फॉर्मेशन में भी इम्पोर्टेंट फिगर थे। ये साफ साफ लिखा गया है। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनको डीपली अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नेम से जो है वो इंडियन अमेरिकन ऑथर है, कौन है इसकी, जिसे बाद में फिल्म में रूपांतरित किया गया था। आप चेक कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कौन सी फिल्म इस पर बनाई गई है। तो ये झुम्पा लहरी ने लिखा है। एग्जैक्ट क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम में 2017 में पूछ चुका है एसएससी, हु वाज द ऑथर ऑफ नेम से, कौन है? झुम्पा लहरी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हु बिकेम द इंडियन नेवीज फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट स्ट्रीमर ऑन द 3 जुलाई 2025। ध्यान से सुनिएगा, करंट अफेयर में अगर फर्स्ट वुमेन फर्स्ट इंडियन कोई भी न्यूज में रहता है वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम्स के लिए। तो ये एग्जैक्ट लाइंस आपके पीआईवी में, सिंपल पीआईवी में दे रखी हैं, बता देता हूँ। जब आप 4 जुलाई 2025 का पीआईवी देखेंगे तो उसमें लिखा है, सब लेफ्टिनेंट आस्था आस्था पूनिया बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू स्ट्रीम इनटू द फाइटर स्ट्रीम ऑफ नेवल एविएशन। साफ साफ है, तो समझ में आ गया आस्था पूनिया का नाम महत्वपूर्ण क्यों हो गया, क्योंकि वो फर्स्ट वुमेन थी ऐसा करने वाली। ठीक है। अच्छा, अब आप पूरा पढ़ लेते हैं, इससे और भी क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं। इंडियन नेवी प्राउडली सेलिब्रेटेड द ग्रेजुएशन ऑफ सेकंड बेस हॉक कन्वर्जन कोर्स एट द आईएनएस दीघा विशाखापट्टनम ऑन 3 जुलाई 1925। लेफ्टिनेंट अतुल कुमार धुल एंड सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया रिसीव द प्रेस्टिजियस विंग्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम द रियल एडमिरल जनक बेवली। तो ध्यान से सुनना है, विंग्स ऑफ गोल्ड का प्रेस्टिजियस अवार्ड भी दिया गया, किस किस को दिया गया था? सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया को और लेफ्टिनेंट अतुल कुमार धुल को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिखा है, स्ट्रीमिंग ऑफ सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया इनटू द फाइटर स्ट्रीम हाईलाइट्स द इंडियन नेवी कमिटमेंट टुवर्ड्स जेंडर इंक्लूसिविटी इन द नेवल एविएशन एंड प्रमोटिंग नारी शक्ति फोस्टिंग द कल्चर ऑफ इक्विटी एंड अपॉर्चुनिटी। आपको केवल एक अतुल कुमार धुल जी का नाम याद रखना है, विंग्स ऑफ गोल्ड का प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। व्हाट डज द टर्म चेकमेट रेफर्स टू द। अभी तक जो क्वेश्चन एसएससी ने इससे पहले पूछे उसमें केवल और केवल यही पूछा है कि चेकमेट किस गेम से एसोसिएटेड है। करेक्ट आंसर चेस था। अब इसमें आपसे पूछ लिया कि चेकमेट क्या है, चेकमेट का मतलब क्या होता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप होटल में चेक इन करते हो ऐसे ही क्या करते हो? चेकआउट करते हो, क्लियर, बाहर आ जाते हो। सेम इसी तरीके से क्या है? चेकमेट है। चेकमेट में भी क्या होता है कि एंड ऑफ गेम हो जाता है, मतलब आपने अपना जो क्लासमेट होता है, जब जिसके साथ चेकमेट जैसे है ऐसी क्लासमेट होता है जिसके साथ हम खेल रहे हैं, हमारा जो पार्टनर है, पोजीशन है, तो क्या है, अगर चेकमेट का मतलब क्या है कि एक पोजीशन ऐसी आती है जब जो अटैकर है, मतलब जो प्लेयर है, उसके किंग को डायरेक्टली अटैक कर दिया गया ओपोनेंट के द्वारा और उसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है मूव करने का। तो जो अटैकर होता है जिसने किंग पे अटैक किया है डायरेक्टली, तो वो क्या होता है? वो विनर घोषित हो जाता है। इसे बोलते हैं चेकमेट। चेकआउट, चेकआउट मतलब आपने एंड कर दिया है वो होटल, इसी तरीके से चेकमेट है मतलब आपने गेम एंड कर दिया है। इसमें एक टर्म और है वो भी मैं बताऊंगा, स्टेलमेट, ये क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे एडुकेटी एसएससी के द्वारा। क्या है, पहले आप देखना, चेकमेट के बारे में कई बार पूछा गया है। सिलेक्शन पोस्ट 2024 में पूछा गया था चेकमेट कौन से गेम से एसोसिएटेड है। एक टर्म है स्टेलमेट। स्टेलमेट क्या होता है? CHSL 2021 में पूछा गया कि चेकमेट किससे रिलेटेड है? चेस से रिलेटेड है।
ठीक है। स्टेलमेट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने के चांसेस हैं। जब एक खिलाड़ी के राजा के पास कोई वैध चाल नहीं होती तो परिणाम स्वरूप मैच ड्रॉ हो जाता है। आप ऑप्शन में भी देखेंगे एक ड्रॉ भी दिया गया है, बराबरी का स्कोर। जब ड्रॉ हो जाए, राजा के पास कोई भी चाल ना रहे, कोई वैलिड चाल ना रहे, तो उसे बोला जाता है ड्रॉ, कि ये मैच क्या हो गया है, ड्रॉ हो गया है। तो इस तरीके से हम इसके पार्ट 4 में जल्दी ही मिलेंगे, जिसमें हम बाकी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो स्टेनो ग्रेड सी 6 अगस्त की दूसरी शिफ्ट में आए हैं। टोटल 9 शिफ्टें हैं। कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी सारी की सारी डिलीवर कर दी जाए, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, कि आपसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी उससे आसपास पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि क्या क्या चीज़ें मैं आपको इम्पोर्टेंट नोट डाउन बता रहा हूँ। ये जैसे ये स्टेलमेट वाला क्वेश्चन है, वेरी हाई चांसेस हैं पूछ सकता है आपसे। जो मैंने ग्लोसरी बताई है इंडियन फिजिकल वाली, एनवायरनमेंट की, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड टर्म्स हैं, वो सारी की सारी याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी हैं, आपके एग्जाम में आने के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं वो कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर ज़रूर करें, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। बहुत से लोग एसएससी प्रोटेस्ट के चक्कर में अपना टाइम किल कर रहे हैं टीचर्स की कंट्रोवर्सी में। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्ज़ाम जब भी होगा पता नहीं चलेगा, आपका साल ऐसे ही निकल जाएगा, तो बेहतर है आप अपनी पढ़ाई भी करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग आवर वीडियोज़ इफ़ यू लाइक देम। थैंक यू।